कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिनका नाम माइक और जूलियन है। माइक और जूलियन अपनी बहन के घर उससे मिलने गए थे। वहां माइक अपने भांजे के साथ खूब मस्ती में समय बिता रहा था। तभी भांजे ने जिद पकड़ ली कि वह माइक की पालतू बिल्ली को देखना चाहता है। माइक अपने मोबाइल में सेव की गई बिल्ली का वीडियो दिखाकर भांजे को खुश कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में जूलियन गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसका मन काफी उदास था। दरअसल वो एक बच्चा चाहती थी, लेकिन माइक का मानना था कि वह इसके लिए अभी तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर बात करते करते जूलियन का ध्यान भटक जाता है और वे एक भयानक एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाते हैं। माइक ने गाड़ी रोकी और दोनों ने एक दूसरे को देखा, यह जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार को ठोकर मारते हुए निकल गया। सीन यहीं से कट होता है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां माइक अपने कमरे में अकेला पड़ा है। जैसे ही वह बिस्तर से उठता है, अपनी बिल्ली को खाना देता है। यहीं से पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी जूलियन की मौत हो गई थी। टीवी पर उस वक्त सभी को TSG वायरस को लेकर सतर्क किया जा रहा था। ये वही खतरनाक वायरस था जो कोविड-19 के बाद फैला था। लेकिन माइक ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी कार लेकर बाहर निकल गया। जब उसने कार में रेडियो ऑन किया तो वही खबर बार बार सुनाई दे रही थी। फिर भी माइक ने उसे नजरअंदाज किया और अपने तय गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। वहां दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। दरअसल माइक ने अपनी पसंदीदा बोट को बेचने के लिए ऑनलाइन ऐड डाला था। बोट पर पहुंचने के बाद वो लड़कियां उससे बोट के कागजात दिखाने को कहती हैं। माइक कागज लाने के लिए बोट के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसकी नजर उसकी पत्नी की पसंदीदा ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो ब्रेसलेट देखते ही उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए गए वो सारे खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। वहां से लौटकर माइक एक सुपर शॉप में जरूरी सामान खरीदता है और फिर अपने घर वापस आता है और उस ब्रेसलेट को अपनी पालतू बिल्ली के गले में पहनाता है। रात को माइक अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसकी बहन का पति एक आर्मी ऑफिसर है। वो माइक को बताती है कि मौजूदा हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए वो लोग आज रात ही किसी सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो रहे हैं। वो माइक से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन माइक साफ मना कर देता है। उसकी बहन बार बार जोर देती है, लेकिन माइक अपने बातों से 1 इंच भी नहीं हिलता। अगले दिन सुबह माइक खिड़की से देखता है कि उसके आसपास के सारे पड़ोसी कॉलोनी छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं। ये देख वो अपना मन बदलता है और अपनी बहन के पास जाने का फैसला करता है। अपनी पालतू बिल्ली को साथ लेकर वो घर से निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो कुछ देर इंतजार करता है और फिर इमिग्रेशन लाइन में खड़ा हो जाता है। वहीं से वो अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि बहुत जल्द वो उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन तभी अचानक ऐलान होता है कि उसकी फ्लाइट समेत सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त माइक के फोन पर एक हाई अलर्ट नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा हुआ था कि इस शहर में भी वायरस फैल चुका है। फिर उसकी बहन का कॉल आता है। वो बताती है कि हर जगह की फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं और माइक को तुरंत अपने घर लौट जाने को कहती है। माइक बिना देर किए अपनी बिल्ली को लेकर वापस घर की ओर निकल पड़ता है। माइक जब अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी वो एक भयानक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकलता, तो वो अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा था और उसे चलते चलते रात हो जाती है। तभी उसके पास से एक एम्बुलेंस तेजी से निकलती है और सामने एक घर के पास जाकर रुकती है। वहां पहले से कुछ आर्मी अफसर मौजूद थे। माइक जब ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, तो सैनिक उसे डांटकर वहां से हट जाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद माइक एक शख्स को देखता है जो वायरस से संक्रमित हो चुका था और हैरानी की बात यह थी कि माइक उसे पहचानता था, लेकिन अब उसकी हालत एक पागल और हिंसक कुत्ते जैसी हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद माइक फिर से उस पुराने एक्सीडेंट को याद करने लगता है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अगली सुबह उसकी बहन का कॉल आता है। वो बताती है कि फिलहाल एयरपोर्ट खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सरकार अब हर किसी को उनके घरों से निकालकर क्वारंटीन जोन या सुरक्षित इलाकों में भेजना चाहती है, लेकिन उसकी बहन माइक को वहां जाने से रोकती है क्योंकि उसे डर है कि वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके बाद माइक अपने फोन पर शॉर्ट वीडियो देख रहा होता है जहां वायरस और उससे जुड़ी भयानक घटनाओं के वीडियो सामने आते हैं। ये सब देखकर माइक और भी ज्यादा डर जाता है। कई लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए अलग अलग तरह के हथियार या सुरक्षा उपाय बनाकर वीडियो डाल रहे थे। इसी बीच माइक को एक अलर्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दोपहर 2 बजे के बाद शहर पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। ये खबर सुनकर माइक फौरन जरूरी सामान लेने मार्केट की ओर भागता है। मार्केट पहुंचते ही वो देखता है कि वहां अफरा तफरी मच चुकी है।
सुपर शॉप में लूट जैसी स्थिति बन गई है, जिसे जो मिल रहा है वो लेकर भाग रहा है। माइक जैसे ही खाने का एक पैकेट उठाता है, कोई दूसरा आकर उसके हाथ से उसे छीन कर चला जाता है। किसी तरह वो अपनी बिल्ली का खाना लेकर बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है, जो बुरी तरह जख्मी होता है और खुद को सुपरमार्केट के अंदर बंद कर लेता है। उसी वक्त वहां ज़ॉम्बी का हमला शुरू हो जाता है। माइक के सामने एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। माइक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी माइक की तरफ झपट पड़ता है। तभी पीछे से वो जख्मी पुलिस ऑफिसर गोली चलाकर उस ज़ॉम्बी को ढेर कर देता है और माइक बाल बाल बच जाता है। माइक जब उस पुलिस वाले की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो जख्मी पुलिस वाला उसे पास आने से मना कर देता है। इतने में अंदर मौजूद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। ये सब देखकर माइक एक पल भी देर नहीं करता और फौरन अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो अपने दरवाजे को अच्छी तरह से कस कर ठीक करता है और बाहर की दीवारों को भी मजबूत करता है ताकि कोई ज़ॉम्बी कूदकर अंदर ना आ सके। रात होते ही सेना की एक टीम पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को क्वारंटीन जोन में शिफ्ट करने पहुंचती है। जब वो माइक के घर आते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि घर के अंदर कोई जरूर छिपा है। माइक खुद को छिपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी पालतू बिल्ली बार बार आवाज करके उसकी मौजूदगी जाहिर कर देती है। सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक ने जो नया लॉक लगाया था वो काफी मजबूत था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माइक को थोड़ी राहत महसूस होती है। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इधर माइक के पास रखा खाना भी लगभग खत्म होने वाला था। वो बार बार अपनी बहन को मैसेज करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नेटवर्क भी बंद कर दिया था, जिससे उसका अपनी बहन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर माइक अपना डाइविंग सूट पहनता है, कुछ हथियार साथ लेता है और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। वो अपने आसपास के घरों में जाकर खाना ढूंढने लगता है, लेकिन किसी भी घर में उसे कुछ नहीं मिलता। फिर एक घर में जाकर उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है, जिसका नाम था गैब्रियल। वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो सेना के साथ क्वारंटीन जोन तक नहीं जा पाई। गैब्रियल को कॉलोनी के हर घर की जानकारी थी, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर सब कुछ देखती रहती थी। उसे इस कॉलोनी का जिंदा सीसीटीवी कैमरा कहना गलत नहीं होगा। गैब्रियल माइक को बताती है कि आसपास के किन किन घरों में अब भी खाने का सामान बचा हो सकता है। उसकी बातों के आधार पर माइक दोबारा आसपास के कुछ घरों में खोज करता है। इसी दौरान एक घर में उसे खाना तो मिलता ही है, साथ ही एक बाइक भी मिल जाती है। अब वो और तेजी से बाकी घरों से भी जरूरी सामान जुटा सकता था। माइक खाने का सामान लेकर गैब्रियल के घर आता है। दोनों मिलकर रात का खाना साथ में खाते हैं। फिर माइक उसे एक वॉकी टॉकी देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। इसके बाद माइक वापस अपने घर लौट जाता है। अगले कुछ दिन माइक के लिए थोड़े बेहतर बीतते हैं, क्योंकि उसके पास खाने का इंतजाम हो चुका था। फिर एक दिन सरकार की तरफ से रेडियो पर ऐलान होता है कि जो भी लोग अभी तक शहर में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही कैनेडी आइलैंड भेजा जाएगा। सभी बचे हुए लोगों को एक तय की गई लोकेशन पर पहुंचने को कहा जाता है। ये खबर सुनकर माइक बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि वही एकमात्र सुरक्षित जगह बची है जहां टीएसजी वायरस अब तक नहीं फैला है। और सबसे बड़ी बात, माइक की बहन और उसका परिवार भी वहीं मौजूद हैं। माइक तुरंत ये खबर गैब्रियल को बताता है, लेकिन गैब्रियल उसे मना कर देती है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। मगर माइक उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे हर तरह से मदद करेगा, वो उसे लेकर ही वहां जाएगा। माइक के आत्मविश्वास और समर्थन को देखकर गैब्रियल भी तैयार हो जाती है। उसी रात दोनों अपने जरूरी सामान समेटने लगते हैं। अगले दिन माइक गैब्रियल को लेने उसके घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि गैब्रियल अब इस दुनिया में नहीं रही। माइक के दिल को गहरा धक्का लगता है। गैब्रियल ने माइक के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा होता है, जिसमें उसने उसके किए गए हर एक काम के लिए शुक्रिया अदा किया होता है। गहरे दुख में डूबा माइक वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। माइक किसी तरह खुद को बचाते हुए एक कार की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वो 4 फुट का ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर होता है कि 6 फुट के माइक को एक हाथ से नीचे खींच लेता है और उसके हाथ पर काटने की कोशिश करता है। हालांकि माइक ने ड्राइविंग सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो बच जाता है। फिर वह तुरंत उठता है और उस ज़ॉम्बी को कार के दरवाजे से जोरदार टक्कर देकर गिराता है और फिर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपने घर लौटता है और नेटवर्क न होने के बावजूद अपनी बहन को एक मैसेज छोड़ देता है कि वो उसके पास आ रहा है। अपनी प्यारी बिल्ली को साथ लेकर
माइक बाइक उठाता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है जो रेडियो पर बताई गई थी। माइक लंबा सफर तय करने के बाद जब शहर के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि बाहर जाने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मजबूरी में उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। जैसे ही उसकी बाइक की आवाज जंगल में गूंजती है, दर्जनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर माइक को एक एबेंडन्ड कैंप दिखाई देता है जहां पहले से ही सैकड़ों ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। माइक को देखते ही वो सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। बहुत मशक्कत के बाद माइक किसी तरह रोड तक पहुंचता है, लेकिन तभी वो लाशों के ढेर से टकराकर बाइक से गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते ही वो देखता है कि ज़ॉम्बी अब उसके और भी करीब पहुंच चुके हैं। वो जल्दी से बाइक उठाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। बार बार कोशिश के बावजूद इंजन स्टार्ट नहीं होता। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बाइक छोड़ता है, अपनी बिल्ली को गोद में उठाता है और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। भागते भागते माइक एक समुंदर किनारे पहुंचता है जहां उसका बोट पहले से रखा था। वहां पहुंचकर वो जल्दी से गेट बंद कर देता है, लेकिन पीछे से आए ज़ॉम्बी शीशे के उस गेट को पल भर में तोड़ देते हैं। माइक किसी तरह दौड़कर अंदर की तरफ एक भारी लोहे का गेट बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है वहां उसका बोट है ही नहीं। इसके बाद माइक दूर एक बोट खड़ी देखता है। बिना वक्त गवाए वो पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए उस बोट तक पहुंचता है। बोट पर चढ़कर जब वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। तभी बोट के अंदर से उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। माइक को शक होता है कि शायद अंदर कोई ज़ॉम्बी छिपा हुआ है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने एक बच्चा ज़ॉम्बी बैठा होता है। माइक किसी तरह खुद को बचाता है और उस बोट को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वह एक स्पीड बोट पकड़ता है और आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपनी बहन को मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दूर जाने के बाद उसे समंदर में एक बोट दिखाई देती है जिसमें तेज रोशनी और हथियारों के साथ कुछ लोग मौजूद होते हैं। वे लोग माइक को अपनी बोट पर ले लेते हैं और एक बड़े जहाज की ओर ले जाते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद माइक को खाना दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात डेविड नाम के एक आदमी से होती है। डेविड माइक को बताता है कि कनाडी आइलैंड अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बाहर के किसी भी व्यक्ति को वहां एंट्री नहीं मिल रही। डेविड माइक को जहाज पर काम करने का ऑफर देता है। हालात को देखते हुए माइक उस ऑफर को मान लेता है और उनके साथ वहीं रुकने का फैसला करता है। इसके बाद माइक को जहाज में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है तो अचानक बाहर किसी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वह खिड़की से झांककर देखता है कि एक छोटी बोट में कुछ लोग उनकी जहाज के पास आकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगली सुबह माइक बाहर आता है तो देखता है कि जिन लोगों को उसने रात में देखा था वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी बोट और सामान अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। यह देखकर माइक को काफी हैरानी होती है। जब वह डेविड से इस बारे में पूछता है तो डेविड कहता है कि उसे तो ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके मुताबिक रात को कोई भी नहीं आया। माइक को यह बात काफी अजीब लगती है क्योंकि उसने खुद उन लोगों को देखा था, लेकिन वह ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और चुप रह जाता है। इसके बाद माइक को कैप्टन के ऑफिस बुलाया जाता है। वहां उससे उन जगहों की जानकारी मांगी जाती है जहां अब भी खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें मिल सकती हैं। माइक भी खुशी खुशी उनकी मदद करता है और जो कुछ जानता है उन्हें बता देता है। इसके बाद माइक एक बार फिर डेविड से बात करने जाता है और तब उसे पता चलता है कि डेविड असल में एक पायलट है। माइक उसे बताता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है। अगर वे किसी तरह यहां से निकल जाएं तो उसी हेलीकॉप्टर के जरिए वे कनाडी आइलैंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन डेविड इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। माइक के मन में शक होने लगता है कि इस जहाज में जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में माइक वहां से भागने की प्लानिंग करता है। वह जरूरी सामान लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है जहां उसे वहीं दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें उसने उस रात मदद मांगते देखा था। माइक उनकी रस्सियां खोल देता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। वह एक को वहीं मार देता है और माइक पर भी हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से डेविड आकर गार्ड को पकड़ लेता है और दोनों में जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। अंत में डेविड उस गार्ड को मार देता है। फिर वह माइक से कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। इसके बाद वे उन बचे हुए लोगों के साथ एक छोटी बोट लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी बाकी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इस हमले में माइक और डेविड को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं और डेविड को भी एक गोली लग जाती है। इसके बाद माइक और डेविड वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे किनारे पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गाड़ी मिलती है। माइक डेविड को लेकर उसी हॉस्पिटल की ओर रवाना होता है।
जहां पहले उसके और जूलियन के एक्सीडेंट के बाद जूलियन का इलाज हुआ था। उसी हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जिसके बारे में माइक ने पहले ही बात की थी। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उनकी गाड़ी पर कूद पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वे उसे गाड़ी से गिराकर गोली मारते हैं। गोली की आवाज सुनकर और ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं। माइक सभी को शूट करके खत्म कर देता है। फिर डेविड को हॉस्पिटल के एक बेड पर लिटाकर उसके शरीर से गोली निकालने के लिए जरूरी सामान ढूंढने निकलता है। उसी दौरान उसे ऊपर की मंजिल से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। माइक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। माइक उसे शूट कर देता है, लेकिन फिर शोर की वजह से ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। कोई रास्ता न देख माइक भागकर उस कमरे में लौट आता है जहां उसने डेविड और अपनी बिल्ली को छोड़ा था। लेकिन जब माइक उस कमरे में पहुंचता है तो वहां ना तो डेविड था और ना ही उसकी बिल्ली। तभी पीछे का एक दरवाजा खुलता है और लूसिया नाम की एक लड़की माइक को जल्दी अंदर आने को कहती है। ज़ॉम्बियों के आने से पहले माइक अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जाने पर उसे एक और महिला सिसिलिया दिखाई देती है। वहां कुछ बच्चे भी मौजूद थे। लूसिया एक नर्स थी और वही डेविड के शरीर से गोली निकालकर उसकी जान बचाती है। अगले दिन माइक लूसिया से पूछता है कि यहाँ एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, अब वो कहाँ है। लूसिया उसे लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया में ले जाती है जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उसी समय माइक के फोन पर उसकी बहन के कई सारे मैसेज आते हैं। ये देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रिप्लाई करने वाला होता है, नीचे से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे झांक कर देखता है कि वही जहाज वाला आतंकवादी ग्रुप अब हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है। माइक जल्दी से जाकर सबको अलर्ट करता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, वरना ये लोग हम सबको कैद कर लेंगे। वे सभी बेसमेंट के रास्ते हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। बेसमेंट के आखिरी गेट को तोड़ने के बाद एक ज़ॉम्बी अचानक उन पर हमला कर देता है। माइक उसे मार देता है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी सिसिलिया को काट चुका होता है। सिसिलिया इन्फेक्टेड हो जाती है, इसलिए मजबूरन वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक बार फिर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। माइक एक बच्चे को लेकर पास के एक छोटे से कमरे में छिप जाता है और बाकी लोग एक दूसरे रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बी उस दरवाजे को तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जहाज वाला आतंकवादी ग्रुप वहां पहुंचकर ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि कोई अंदर छिपा हुआ है, इसलिए वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलकर फिर से एक साथ हो जाते हैं। वे एक मजबूत पिंजरे जैसा ढांचा बनाते हैं और उसके अंदर जाकर ज़ॉम्बियों के बीच से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ज़ॉम्बी उन्हें पहचान लेते हैं और उन पर झपट पड़ते हैं। वे अंदर से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। काफी मुश्किलों के बाद सभी हेलीकॉप्टर के गेट तक पहुंचते हैं। डेविड बच्चों को लेकर सबसे पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। इधर माइक और लूसिया ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी तरह वे दोनों भी दरवाजा बंद कर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था और उसी समय ज़ॉम्बी भी अंदर घुसने लगे। ये देख माइक हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। तभी डेविड हेलीकॉप्टर का प्लग ठीक कर देता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां वह आतंकवादी ग्रुप भी पहुंच जाता है। वे अपनी बंदूकें तान कर सभी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का आदेश देते हैं। डेविड माइक को इशारा करता है। माइक इशारा समझकर एक दूसरा गेट खोल देता है और ज़ॉम्बियों की पूरी भीड़ अंदर घुस जाती है। ज़ॉम्बी सीधा आतंकवादियों पर टूट पड़ते हैं। माइक अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से सामने आने वाले ज़ॉम्बियों को मारता है और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में चढ़ पाता है। माइक, डेविड, लूसिया, बच्चे और माइक की प्यारी बिल्ली आखिरकार सभी जिंदा बच जाते हैं। अब वे सब कैनेडी आइलैंड की ओर उड़ान भरते हैं। तभी माइक के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। वह माइक को वहां न आने की चेतावनी देती है। अंत में 2 फाइटर जेट कैनेडी आइलैंड की तरफ जाते दिखाई देते हैं और यहीं खुलासा होता है कि अब TSG वायरस वहां भी फैल चुका है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।